अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2008 का ACCA F5 का क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्वेश्चन जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से पर्टेन करता है और कुछ मज़ीद बातें करता है कंपनी की परफॉर्मेंस को और बोनस स्कीम को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सवाल कहता है पेस कंपनी runs a large number of wholesale stores and is increasing the number of these stores all the time। एक कंपनी है जिसका नाम है पेस कंपनी और वो इतने सारे यानी कि लार्ज नंबर ऑफ होलसेल स्टोर्स, इतने सारे होलसेल स्टोर्स जो है ना वो ऑपरेट करती है। एंड इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ दीज स्टोर्स ऑल द टाइम, और ये इन स्टोर्स को इंक्रीज करे जा रही है। It measures the performance of each store on the basis of a target return on investment of 15%। अब इसका ये मतलब है कि जो कंपनी का ओनर है वो ये देखता है कि यार अगर मुझे किसी स्टोर से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा होगा ना 15%, यानी कि मुझे 100 पर 15 रुपये मिल रहे होंगे, तो मैं वहाँ जो है वो काम जारी रखूँगा, वो स्टोर जो है वो चलने दूँगा। लेकिन अगर मुझे 100 पर 15 रुपये नहीं बच रहे होंगे, जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैंने जो जगह ली है और जो फर्नीचर लिया और जो भी इन्वेस्टमेंट करी है उस पर अगर मुझे 15 रुपये नहीं बच रहे होंगे हर 100 रुपये पर, तो फिर मैं उस स्टोर को बंद कर दूंगा। वो मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा या इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। आगे कहता है स्टोर मैनेजर्स गेट अ बोनस ऑफ 10% ऑन ऑफ देयर सैलरी इफ देयर स्टोर्स एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स द टारगेट ईच ईयर। अगर किसी भी साल का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर किसी भी साल का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% से ज़्यादा हुआ, क्योंकि ये हमारा टारगेट था ना, अगर किसी भी साल का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% से ज़्यादा हुआ तो वहाँ के जो मैनेजर्स हैं उनको 10% बोनस दिया जाएगा उनकी सैलरी का। वंस अ स्टोर इज बिल्ट देयर इज़ वेरी लिटल फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर अंटिल अ फुल 4 years हैव पास्ड। यानी कि आपने एक स्टोर बना लिया, आप स्टोर बनाओगे ना तो आप बहुत सारा खर्चा करोगे, बहुत सारा खर्चा कर कर एक स्टोर बन जाएगा। जब वो स्टोर बन जाएगा तो फिर मज़ीद कोई खर्चा जो है ना इतना ज़्यादा इनकर नहीं होगा अगले 4 सालों के लिए। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं पीसी हैज़ अ स्टोर डब्ल्यू, एक कंपनी है, इसी कंपनी का एक स्टोर है, स्टोर डब्ल्यू एक स्टोर है इन द वेस्ट ऑफ द कंट्री। Store W has historical financial data as follows over the past 4 years, और उसका कुछ historical financial data दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? 2005 में उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, 2006 में उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, 2007 में उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, 2008 में क्या परफॉर्मेंस थी, ये बातें बताई हुई हैं। The market in which PC operates has been growing steadily. Typically PC stores generate a 40% gross profit margin। 40% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये कि जनरली अगर कोई स्टोर जो है ना वो 100 रुपये की सेल्स करता है तो 40 रुपये जो है ना उसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, या 40 रुपये उसको बच जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल कर हर 100 रुपये की सेल्स पर। अच्छा, सवाल के पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 पार्ट्स हैं, लेकिन हम जो है वो हमारे वीडियो लेक्चर का इस सवाल को सॉल्व करने का जो पार्ट नंबर 1 है उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए की डिस्कशन करेंगे और पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पार्ट ए जो है वो क्या बोलता है? पार्ट ए बोलता है डिस्कस द पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ स्टोर डब्ल्यू। स्टोर डब्ल्यू की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको डिस्कस करो यूजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करो और डिस्कस करो। एंड एनी अदर मेजर्स यू फील अप्रोप्रिएट, और कोई और चीज कैलकुलेट करना चाहो तो कर कर। एंड यूजिंग योर फाइंडिंग्स डिस्कस वेदर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट्स स्टोर डब्ल्यूज एक्चुअल परफॉर्मेंस। यानी कि क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्टोर डब्ल्यू की एक्चुअल या हकीकतन जो परफॉर्मेंस है उसको रिफ्लेक्ट करता है या रिफ्लेक्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छा अब जनाब जब हम इसको डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ पार्ट ए को सॉल्व कर लें तो पहले ये देख लेते हैं कि हर साल का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। ठीक है ना, हमारे पास साल क्या है? 2005, 2006, 2007, 2008, ये हमारे पास साल है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए आप जो आपका रिटर्न होता है, जो आपने कमाया होता है, उसको आप अपने इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया नेट एसेट्स,
बिकॉज नेट एसेट्स का क्या मतलब है, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज, और वही आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम हर साल का कैलकुलेट करेंगे तो हम करेंगे ऐसे कि हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नेट एसेट्स एट स्टार्ट ऑफ ईयर से, यानी कि 13 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ 13%, यह आ गया 2005 का। उसके बाद 14 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 यानी कि 17.5%, यह आ गया दूसरे साल का। उसके बाद 10 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 यानी कि 16.67%, यह आ गया तीसरे साल का। उसके बाद 8 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 यानी कि 20%, यह आ गया साल 2008 का। अच्छा, कंपनी के मैनेजर्स को बोनस कब मिलता है? बोनस तब मिलता है जब किसी साल का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% से ज़्यादा हो। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि क्या बोनस मिला या नहीं, क्या बोनस मिला या नहीं मिला, तो पहले साल तुम्हारा आंसर होगा नो, बोनस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 13% है। दूसरे साल क्या आंसर होगा? यस, बोनस मिला। क्यों मिला? बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% से ज़्यादा है। तीसरे साल बोनस मिला? यस, बोनस मिला। क्यों? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 15% से ज़्यादा है। चौथे साल बोनस मिला? यस। क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% से ज़्यादा है। ठीक है, कुछ और मेजर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इसकी परफॉर्मेंस को पार्ट ए में एनालाइज करना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कुछ और मेजर्स अगर कैलकुलेट करें तो फॉर एग्जांपल हम एक और चीज़ हर साल की कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है ग्रोथ इन सेल्स, यानी कि सेल्स कितनी ग्रो हुई। 2005 में सेल्स 200 थी, 2006 में भी 200 है, तो क्या 2006 में सेल्स ग्रो हुई है? नहीं हुई है, 0% ग्रोथ है। 2006 में सेल्स जो है वो 200 है, 2007 में सेल्स जो है वो 180 है, क्या ग्रो हुई है? नहीं, डिक्लाइन हुई है। कितनी? 20। और 20 डिवाइडेड बाई 200 हम ये कह सकते हैं कि सेल्स में 10% का डिक्लाइन है, सेल्स में 10% का डिक्लाइन है। और फिर 180 से वापस से 170 पर चली गई, यानी कि वापस से आप कह लो कि 10 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज 5.56% का अगले साल भी डिक्लाइन है। तो सेल्स तो यार इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सेल्स के हिसाब से अगर मैं कमेंट्स लिखूंगा तो मैं ये कहूंगा कि सेल्स तो कम हो रही है। अच्छा, एक और चीज कैलकुलेट कर लेते हैं, वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ना। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने का तरीका होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू। तो पहले साल के लिए क्या होगा? 80 डिवाइडेड बाई 200, 80 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 100, यह हमारा बन जाता है 40%। पहले साल का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 40% है। दूसरे साल होगा 70 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 और ये बन जाता है 35%। ठीक है ना, दूसरे साल का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 35% है। तीसरे साल 63 डिवाइडेड बाई 100 इन 80 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि अगेन तीसरे साल का भी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 35% है। चौथे साल क्या होगा? 51 डिवाइडेड बाई 170 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि 30%। तो चौथे साल का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना वो 30% है। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जनरली कंपनी का जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे तो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हर साल क्या हो रहा है? हर साल गिरता जा रहा है, हर साल कम हो रहा है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी हम एनालाइज कर सकते हैं, वो ये है कि हम हर साल के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। सर वो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मैं P&L बनाऊं तो सेल्स रेवेन्यू सबसे पहले लिखा जाता है। सेल्स रेवेन्यू से माइनस किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट माइनस हो जाता है तो जो अमाउंट लेफ्ट ओवर बच जाता है उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का नाम देते हैं। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होता है। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब माइनस हो जाते हैं तो फिर जो अमाउंट बचता है ना वो नेट प्रॉफिट बचता है। ठीक है ना। अब देखो, आपको हर साल के ग्रॉस प्रॉफिट वाली अमाउंट मालूम है और हर साल के नेट प्रॉफिट वाली अमाउंट मालूम है, तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हो। कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल 2005 की अगर बात करूं, ग्रॉस प्रॉफिट 80 है और नेट प्रॉफिट अगर 13 है, तो उस साल के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे? सर 67,000 होंगे। उससे अगले साल 70 माइनस 14 विच इज 56, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 56 के होंगे। उसके अगले साल 63 माइनस 10 विच इज 53, अगले साल जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे वो 53 के होंगे। उसके अगले साल 51 माइनस 8 विच इज 43, उसके अगले साल जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे वो 43 के होंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकाल रहे हो आप? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच का क्या ले रहे हो? डिफरेंस ले रहे हो। ठीक है ना। अब ये हमने कुछ कैलकुलेशंस कर ली, आप और रेशियोज भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेट प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, नेट प्रॉफिट की कितनी ग्रोथ है हर साल ये कैलकुलेट कर सकते हो, एंड सो ऑन। बहुत सारे मेजर्स हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन सवाल क्योंकि 8 मार्क्स का है
तो आपने सवाल को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करना है कि यार तकरीबन 4 मार्क्स कैलकुलेशंस के और 4 मार्क्स जो है ना वो कुछ कमेंट्स वगैरह के, क्योंकि हमें जो है ना वो डिस्कशन भी करनी है। तो 4 मार्क्स कैलकुलेशन के किस तरह से सर? देखो, हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया, हमने ये बताया कि बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमने सेल्स की ग्रोथ कैलकुलेट करी, हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया, हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अमाउंट्स कैलकुलेट करे, तो एक मोर देन इनफ हमने वर्किंग कर ली है। अब हम आ जाते हैं कि इसके बारे में आखिर हम कमेंट्स क्या लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, सवाल आप लोगों के सामने होना चाहिए। जो हमारे पास पेपर्स की बुकलेट है उसके जो भी रेलेवेंट पेज है उसमें आप लोग सवाल जो है वो ज़रूर देखें, आपके सामने होना चाहिए। मैं अब डिस्कशन से रेलेवेंट बातें करता हूँ, आपके सामने अगर सवाल होगा तो बड़ी आसानी होगी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। आप जो है वो एक सेपरेट मोबाइल फ़ोन पर या एक डिफरेंट कंप्यूटर पर जो है वो सवाल निकाल लें और डिस्कशन जो है वो उसकी वीडियो लेक्चर जो है वो अलग कंप्यूटर पर या अलग जगह पर देखते ना। अब मैं डिस्कशन से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, अब हम जब डिस्कशन करते हैं ना तो डिस्कशन हम फॉर एग्जांपल सेल्स रेवेन्यू की डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं सेल्स रेवेन्यू की। अच्छा सर, सेल्स रेवेन्यू डिक्रीज कैसे होता है? देखो, सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट होता है एज सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड। तो अगर यूनिट्स कम बिक रहे होंगे तो भी सेल्स रेवेन्यू कम होगा, और अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाएगी तो भी सेल्स रेवेन्यू कम होगा। अब अगर हम एनालाइज करें इस कंपनी को तो सेल्स रेवेन्यू की मैं बात करता हूं। सेल्स रेवेन्यू क्या है भाई? 2005 में 200 था, 2006 में 200 था, 2007 में 180 हो गया, कम हो गया 10% से, 2008 में 170 हो गया, मजीद कम हो गया 5.56% से। यानी कि क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू? अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल है तो आपका सेल्स रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, रादर देन वो डिक्रीज हो। अच्छा, एक और बात, इससे यहाँ पे लिखा हुआ था द मार्केट इन विच पीसी हमारी कंपनी है, उस मार्केट की बात कर रहा है जिसमें हमारी कंपनी ऑपरेट करती है। द मार्केट इन विच पीसी ऑपरेट्स हैज बीन ग्रोइंग स्टेडीली। यानी कि भाई ये तो हम एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है। यानी कि पहले अगर 2 चीज़ें बिकती थी तो अब मार्केट में 4 चीज़ें बिकती हैं, और अब मार्केट में 10 चीज़ें बिकती हैं, और उससे अगले साल 20 चीज़ें बिकेंगी। मार्केट ग्रो हो रही है, मार्केट तो अच्छी हो रही है इस चीज़ की। ये जो भी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसकी तो डिमांड जो है ना वो इंक्रीज हो रही है, और मेरी दुकान जो है उसकी सेल्स क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये कोई मुनासिब बात तो नहीं हुई। ठीक है ना। तो अब मैं अगर सेल्स रेवेन्यू के बारे में कमेंट्स लिखूंगा या सेल्स रेवेन्यू के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखूंगा तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि देयर इज नो और नेगेटिव ग्रोथ इन सेल्स रेवेन्यू। ये एक बात हो गई। ठीक है ना। although we are told that market is growing steadily, but PC company या PC companies sales revenue is reducing। ठीक है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? This may be due to lower sales units or lower selling price। सही है जनाब। तो ये बातें आप सेल्स रेवेन्यू के बारे में लिख सकते हो। अब ये जो जुमले हैं इससे आपको आराम से 1 से 2 मार्क्स मिल सकते हैं। हमें 4 मार्क्स की डिस्कशन करनी थी। अच्छा, अगली डिस्कशन क्या करें? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की डिस्कशन कैसे कर सकते हैं भाई? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पहले 40 था, फिर 35वां, फिर 35वां और फिर 30। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है? कम हो रहा है।
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या बताता है? फॉर एग्जाम्पल 40% बताता है कि अगर तुम 100 की चीज बेचते थे तो 40 रुपए तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट में बच जाते थे, 60 की तुम्हारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती थी। 2006 में क्या हुआ? अगर तुम 100 की चीजें बेचते हो तो 35 कम आते हो, 65 रुपीज क्या होती है? कॉस्ट होती है। ठीक है ना? अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो तभी कम होता है जब कॉस्ट बढ़ जाए, चीजें पीछे से महंगी आ रही हो, मैं उतनी की बेच रहा हूं, या मैं चीजें सस्ती बेचना शुरू कर दूं। ठीक है ना? अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को यहां पर एक बार डिस्कस कर लूं, देखो फॉर एग्जांपल एक दुकानदार 200 रुपए की एक चीज बेचता है और 80 रुपए की खरीदता है, तो 120 रुपए ये कमा लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आएगा 120 डिवाइडेड बाई 200 विच इज 60%। अगर वो चीजें सस्ती बेचना शुरू कर दे, 200 वाली चीज वो 150 में बेचना शुरू कर दे, आए उसको 80 रुपीज की, तो अब इसको 70 रुपए ये कमा रहा है, 70 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100 इज 46.67%। 46.67%। तो जनाब अगर सेल्स रेवेन्यू कम होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? कम होगा। अगर आप 200 वाली चीज 150 में बेचोगे, पीछे से 80 की रही है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। सर क्या कॉस्ट की वजह से चेंज नहीं हो सकता? कॉस्ट की वजह से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर 200 की चीज बेचते थे, आज भी 200 की बेचते हो, लेकिन तुम्हें अब 80 की नहीं मिलती, वो 150 की मिलती है, तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 विच इज 25%। ठीक है ना? तो अब यहां इस स्पेसिफिक सवाल की बात करें ना, यहां पर सेल रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है ना, यानी कि हो सकता है कि शायद चीज 80 की मिलती थी पहले, आज भी 80 की मिलती है, लेकिन मैं उसको सस्ते दामों में बेच रहा हूं। अब जब मैं सस्ते दामों में बेचूंगा, शायद मेरा सेल्स रेवेन्यू भी कम होगा, बिकॉज अगर सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी तो सेल्स रेवेन्यू कम होता है। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो नजर ही आ रहा है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो कम हो रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में अगर मैं 2-3 लाइनें लिख दूं, 2-3 बातें लिख दूं, तो मैं पहली चीज लिख सकता हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज श्रंक। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो श्रंक हुआ है, कम हो गया है। ठीक है ना? और दिस मे बी ड्यू टू लोअर सेलिंग प्राइस और हायर कॉस्ट प्राइस। जितनी की मैं खरीदता हूं उसमें महंगाई आ गई, जितनी की मैं बेचता हूं मैं कम में बेच रहा हूं। ठीक है? अब करना क्या चाहिए? क्या ये मार्जिन जो है, जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सही है या नहीं है? एक चीज इसके लिए हम ये भी देख सकते हैं, अगर सवाल देखते हैं ना, तो सवाल में लिखा हुआ है टिपिकली पीसी स्टोर्स जनरेट्स 40% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा देखो, इस बंदे के बहुत सारे स्टोर हैं, हमें ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, ये एक स्टोर की दी हुई है। कैसे पता सर? देखो लिखा हुआ है पीसी हैज अ स्टोर डब्ल्यू। ये जो पेस कंपनी है ना, इसके इलाके में इतने सारे स्टोर हैं। ठीक है ना? हमें एक स्टोर की इंफॉर्मेशन दी हुई है और वो बोलते हैं अमूमन ये जो पीसी कंपनी है, इसके स्टोर जो है ना, इसको 40% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कमा कर देते हैं। तो ये जिस स्टोर की हम बात करें, इसकी परफॉर्मेंस देखें तो यार इसकी जो नॉर्मली अमूमन आमतौर पर इसके दूसरे स्टोर इसको जो कमा कर देते हैं, उससे बुरी परफॉर्मेंस है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑन कंपैरेटिव टर्म्स स्टोर, मेरे ख्याल में स्टोर का नाम W था ना, स्टोर W's GP इज लोअर देन अदर स्टोर्स। दूसरे स्टोर से क्या है? कम है। ठीक है? अब इसकी एक रीजन भी लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हायर कॉस्ट प्राइस ना, तो हम ये लिख सकते हैं सप्लायर्स may have increased the cost price because their
प्रोडक्शन कॉस्ट में हैव इंक्रीज्ड। सप्लायर आपको जितने में चीज़ें दे रहा है, जिससे आप चीज़ें खरीद रहे हो, वो आपको जितने में चीज़ें दे रहा है, उसने दाम बढ़ा दिए। प्रोबेबली इसलिए बिकॉज वो जो ये चीज़ बना रहा था अब वो इसको बनाने में महंगी पड़ रही है। ठीक है ना। फाइनली हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। ठीक है ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हमने कैलकुलेट किया था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहले साल 13% था, बोनस नहीं मिला था। दूसरे, तीसरे और चौथे साल बोनस मिला था। ठीक है ना। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं ना हम, तो वो इंक्रीज हो रहा है या इंप्रूव हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI हैज improved over the years। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इंप्रूव है ओवर द इयर्स, एंड except for year number 1 it is higher than the set target। जो 15% का टारगेट था ये नंबर 1 के अलावा हर साल वो उससे ज्यादा रहा। ठीक है। अच्छा, अब इसकी रीजन क्या है? जरा गौर से सुनना। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कैसे होता है। मैं अगर यहां पर एक जगह बनाऊं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना ROI, वो यहां पर हमने जो कैलकुलेट किया है वैसे जैसे कैलकुलेट होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100%। अब जनाब अगर प्रॉफिट यानी कि ये चीज इंक्रीज होती है, अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, एक चीज। अब अगर प्रॉफिट देखता हूं तो 2005 में 13 था, 2006 में 14 हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। 2007 में 10 हुआ, कम हुआ। 2008 में 8 हो गया, कम हुआ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दो वजूहात की बुनियाद पर इंक्रीज होता है, या तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं नजर आ रहा, या इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाए। अब देखो यहां पर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है। 2005 में इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 100। 2006 में इन्वेस्टमेंट कितनी है? 80। 2007 में इन्वेस्टमेंट कितनी है? 60। 2008 में इन्वेस्टमेंट कितनी है? 40। तो यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने की वजह क्या है? इन्वेस्टमेंट का हर साल पिछले साल से कम हो जाना। इन्वेस्टमेंट का हर साल पिछले साल से कम हो जाना, ये वजह है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने की। तो यहां पर क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी का इंक्रीज हो जाना अच्छी चीज है या नहीं, उसको एनालाइज करते हैं। लेट्स से एज्यूम करो कि एक कंपनी है, एक बंदा है, उसकी सिंपल सी बैलेंस शीट है। उसे लेट्स से एक फिक्स एसेट परचेज किया है 100 का, और ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना ये इक्विटी मतलब अपने घर से लेकर आया। तो बैलेंस शीट ऐसी दिखेगी। पहले साल इसने बिजनेस किया और इसका जो प्रॉफिट था ना वो था 25। 2005 है, 2005 में इसका प्रॉफिट था 25। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100%, मैं बोलूंगा 25% आएगा। अच्छा, 2006 की बात करते हैं। 2006 में क्या हुआ? 2006 में इसने वापस से 25 रुपए का ही प्रॉफिट कमाया, लेकिन फिक्स एसेट जो है ना उसकी डेप्रिसिएशन हर साल जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होती है, और उसकी वजह से फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। एज्यूम करो कि डेप्रिसिएशन हर साल की 10 है। तो अगले साल जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट पर मेरे जो फिक्स्ड एसेट्स आ रहे होंगे वो 10 आ रहे होंगे, और इक्विटी जो है ना 90 आ रहे होंगे। 10 की अगर डेप्रिसिएशन है और इक्विटी भी कितनी आ रही होगी? 90 आ रही होगी। मैं बड़ी सिंपल सी बैलेंस शीट एज्यूम कर रहा हूं कि बस इक्विटी और फिक्स एसेट दो चीजें, ठीक है ना। ये 10 का डिक्रीज क्यों आया? ये 10 का डिक्रीज इसलिए आया क्योंकि डेप्रिसिएशन है।
इस साल का तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करूंगा, कितना आएगा, 25 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100%, क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100% इज 27.7। तो तुम देख रहे हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्या कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया? नहीं, डेप्रिसिएशन की वजह से जैसे जैसे एसेट्स पुराने होते रहते हैं उसकी वैल्यू कम होती रहती है, वैल्यू कम होती रहती है तो इन्वेस्टमेंट कम होती रहती है, इन्वेस्टमेंट कम होती रहती है तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट का रेशियो कम होता रहता है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ओवर इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है वो इंक्रीज होता रहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता रहता है। तुम्हारे सामने ही है ना, ठीक है ना। तो इसमें कंपनी के जो काम करने वाले लोग हैं उनका कोई कारनामा नहीं है, बिकॉज यहां पर एक रीजन ये नजर आ रही है कि यार ये डेप्रिसिएशन की वजह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। हाँ, अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होता, फॉर एग्जांपल ये प्रॉफिट जो है वो अगले साल जो है वो मे बी 80 पर चला जाता, तो 80 अपॉन 90 इंटू 100%, 80 अपॉन 90 इंटू 100%, यह आपका कोई बन जाता है 88.88%। तो बिल्कुल आप फायदे में होते। तो आपको ये एनालाइज करना चाहिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर वाज़ेह है कि ये एसेट की वैल्यू जो है ना वो तेजी से कम हो रही है, नेट प्रॉफिट में तो कोई इंक्रीज नहीं था, ठीक है ना। तो अब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैज इंप्रूव्ड ओवर द ईयर एक्सेप्ट इन ईयर इट इज हायर देन द सेट टारगेट, ये तो लिखोगे, लेकिन इसकी वजह क्या लिख सकते हो, दिस is due to the reducing asset base as the stores assets have gradually been depreciated, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए जो है इस सवाल का वो यहां पर ख़त्म होता है। पार्ट ए हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें पार्ट बी डिस्कस करना है, एक्सप्लेन हाउ अ मैनेजर इन स्टोर डब्ल्यू माइट हैव बीन एबल टू मैनिपुलेट द रिजल्ट सो एज टू गेन बोनसेस मोर फ्रीक्वेंटली। ये अब हम डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया।